इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुई। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का और लोकल लोगों की वजह से कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुई। इसमें कोई रोल नहीं है मेसोपोटामिया के लोगों का, और उसका हमने रीजन भी दिया कि भाई दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस था। एक तरफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, दूसरी तरफ मेसोपोटामिया। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में रूलिंग क्लास थी वो थे ट्रेडर, और मेसोपोटामिया में जो रूलिंग क्लास थी वो क्या थे? ब्राह्मण। इंडस वैली सिविलाइजेशन की खास बात, इनकी सिटी जो थी वो सिस्टमैटिक वे में डेवलप थी। एक सिस्टम था सिटी के डेवलप होने का, एक स्ट्रेटेजी थी, लेकिन इनकी कैसी थी? अनसिस्टमैटिक। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भाई मेसोपोटामिया के लोग ज्यादा डेवलप होते तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से थोड़े से एडवांस होते। साथ में इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो क्राफ्ट है कि उनको या बर्तन बनाने हो या क्लॉथ बनाने हो या और कोई डिजाइनिंग करना है, वो बिल्कुल डिफरेंट है जो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन से। तो इसलिए हमने क्या कहा कि भाई बलूचिस्तान के जो लोग थे, बलूचिस्तान के लोग जहां पर विलेज हुआ करते थे, वहां पर पहले एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ, और एग्रीकल्चर सरप्लस होने की वजह से शहर डेवलप हुए, और धीरे धीरे वो शहर इंडस रिवर के आसपास डेवलप होने लगे, और उसी को हम लोगों ने क्या कहा? इंडस वैली सिविलाइजेशन। जहां पर पहले एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, प्राइमरी सेक्टर वही था। धीरे धीरे फूड जब सरप्लस हुआ तो ट्रेड करने लगे, तो फूड सरप्लस के बाद ट्रेड इनका बढ़ने लगा धीरे धीरे, और इस ट्रेड के बढ़ने की वजह से ही कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटी के रूप में डेवलप हुई। और जब इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, ये सारे बहुत सारे शहर डेवलप हुए, तो उसके बाद क्लस्टर ऑफ सिटी, और उस क्लस्टर ऑफ सिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं? एक तरीके से सिविलाइजेशन। तो धीरे धीरे ऐसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ, और साथ में हमने जाना कि भाई इसका डेवलपमेंट नॉर्थ में जम्मू कश्मीर के मांडा तक हमें दिखाई देता है, साउथ में हमारे महाराष्ट्र के दैमाबाद तक दिखाई देता है, ईस्ट में उत्तर प्रदेश तक दिखाई देता है जो यूपी वाला है, और वेस्ट साइड अफगानिस्तान तक दिखाई देता है जहां सूरत कौड़ा हमने देखा। तो ये सारी चीजें एक तरीके से हमें दिखाई देती हैं, तो इसका काफी ज्यादा एक्सपेंशन भी था। और अगला जो पार्ट आता है इनका सिटी कंस्ट्रक्शन। सबसे बड़ी खास बात जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की है वो है इनका सिटी कैसे डेवलप होता था। तो सिटी डेवलपमेंट इनकी सबसे यूनिक बात थी, जो आज तक हमें बहुत सारी चीजें सीखने के लिए देती है कि भाई कैसे एक सिटी होनी चाहिए, कैसे एक शहर डेवलप होना चाहिए, वो सारी चीजें। और इसमें हमने सबसे पहले देखा इनके शहरों का दो पार्ट में डिवीजन था, एक तरफ वेस्टर्न सिटी, दूसरी तरफ ईस्टर्न सिटी। वेस्ट वाली सिटी थोड़े से हाई लेवल पे थी, थोड़े से ऊंचे वाले पार्ट पे थी, और यहाँ पर कौन रहते थे? रूलिंग क्लास। रूलिंग क्लास इस वेस्ट वाले पार्ट में ही रहती थी, और ईस्टर्न वाले पार्ट में कौन रहता था? ईस्ट वाले पार्ट में लेबर क्लास, साथ में फार्मर, ये सब लोग यहाँ रहते थे।
तो इससे एक चीज पता चलती है कि इनकी सोसाइटी में कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी तो थी, सबके पास इक्वल रिसोर्सेस नहीं थे, और इसी वजह से ये अलग अलग दिखाई देता है। और वेस्टर्न जहां रूलिंग क्लास रहती थी, इसी को हम लोग कहते हैं गड़ी या दुर्ग, दुर्ग या गढ़ी, वेस्ट वाले पार्ट में कहा जाता है। तो ऐसे इनके यहाँ दो पार्ट्स में एक तरीके से शहरों का डेवलपमेंट था। और इनकी जो रोड थी, दूसरा जो डेवलपमेंट का एक जो सिटी में इनका इंपॉर्टेंट पिलर दिखता है वो है रोड। इन्होंने, हमने देखा था कि इनकी जो मेन हाईवे होता था, और इस मेन हाईवे से पास में ही कुछ घर होते थे, लेकिन इनके घर के जो दरवाजे थे, गेट थे, वो कभी भी मेन रोड की तरफ नहीं खुलते थे, बल्कि थोड़ा सा एक गली होती थी साइड में, और जहां पर कच्ची सड़क ये लोग बनाते थे, उस कच्ची सड़क की तरफ इन लोगों के गेट खुलते थे। उसके कई सारे रीजन थे कि भाई अगर मेन रोड पे कोई बच्चा घूमता घूमता आया, और कई बार एक्सीडेंट हो सकता है बच्चे का, साथ में ही मेन रोड पे काफी ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन होता है, और साथ में धूल भी बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से भी काफी ज्यादा दिक्कत होती है। और ऐसे हमें मोहनजोदारो में दिखता है, जो इनका एक फेमस प्लेस है मोहनजोदारो, जो अभी पाकिस्तान वाले पास में है। तो मोहनजोदारो में ऐसे हमें हाईवे, रोड, ये सारी चीजें, ज्यादातर इनके जो रोड थे वो कच्चे ही हुआ करते थे, क्योंकि ज्यादातर इनका यूज करने का ट्रांसपोर्ट का तरीका क्या था, या तो ये वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज करते थे, या फिर बैलगाड़ी इनके पास थी, उसका यूज करते थे। और बैलगाड़ी के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट का सिस्टम ये लोग किया करते थे। ये इनका दूसरा एक इंपॉर्टेंट पिलर था, जो शहर के डेवलपमेंट का था। जो शहर के डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर। और हमारे जो रिसेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तो ये बोलते हैं कि जैसे हमारी बॉडी में नसें होती हैं जिनसे ब्लड फ्लो होता है, ऐसे ही हमारे देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट। तो जिस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, उस एरिया में ऑटोमेटिक डेवलपमेंट आएगी। तो यही सारी चीजें इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जानते थे, इसलिए वो काफी ज्यादा जोर देते थे कि भाई कैसे उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। तो सिटी डेवलपमेंट का दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना। एक और इनका जो तीसरा पिलर, जो इनके शहरों में सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता था, ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम, इसमें दो चीजें होती है, कैसे वाटर सप्लाई हर हाउस होल्ड तक की जाए, और दूसरा कैसे सीवेज सिस्टम को या वेस्ट को बाहर निकाला जाए। इन दोनों चीजों के मामले में काफी ज्यादा एक्सपर्ट थे। तो इनके यहाँ जो सीवेज सिस्टम था वो भी काफी एडवांस था। हर घर में आपको बाथरूम दिखेगी, टॉयलेट दिखेगी, वो सारी चीजें इनकी हैं। और आपको पता है कि हमारे मोदी जी को तो अभियान चलाना पड़ा इसके लिए, लेकिन यहाँ के लोग इस मामले में काफी ज्यादा एक्सपर्ट थे। ऊपर से बिजनेसमैन आदमी बिल्कुल नहीं चाहेगा कि किसी के घर में हेल्थ खराब हो, क्योंकि हेल्थ खराब होगी तो इसका मतलब पैसा लगेगा, और साथ में अगर हेल्थ खराब होगी तो प्रोडक्टिविटी भी तो गिरेगी, वो काम नहीं कर पाएगा। तो काम नहीं कर पाएगा तो और ज्यादा नुकसान होगा, देश का भी नुकसान होगा, साथ में फैमिली का भी नुकसान होगा। तो ये सारी चीजें ये लोग नहीं चाहते थे, इसलिए सीवेज सिस्टम और अपने वाटर पर काफी ज्यादा एक तरीके से ध्यान देते थे। और इससे पता चलता है कि ये क्लीनलीनेस और सैनिटेशन को लेकर कितने ज्यादा अवेयर थे। अभी भी हमारे देश में ऐसा सैनिटेशन और ड्रेनेज सिस्टम नहीं दिखता। आप लोग देखेंगे बड़े बड़े शहरों में 1-2 घंटे अगर बारिश हो जाए तो तुरंत पानी भर जाता है। गुरुग्राम में आप देखेंगे,
दिल्ली के आसपास वाले एरिया में देखेंगे, मुंबई में आप देखेंगे, ये नॉर्मल चीज है कि वहां पे तुरंत पानी बढ़ जाता है, लेकिन इनके यहाँ ऐसा नहीं था। ड्रेनेज सिस्टम इतना ज्यादा क्लियर था, टाइम टू टाइम उनकी सफाई होती थी, और जो सीवेज सिस्टम हम अभी बनाए वो उस टाइम ये लोग बना रखे थे। और साथ में इनकी जो नालियां होती थी आसपास, जो मेन सीवेज सिस्टम को एक तरीके से जोड़ती थी, वो ढकी हुई होती थी, जिससे कि लोगों को बदबू ना है या उसकी वजह से मच्छर या कोई और हेल्थ की डिजीज ना हो जाए, इस सारी चीज का भी ध्यान रखा जाता था। तो इससे इनकी ये सारी चीजें पता चलती हैं कि ये लोग किस चीज का ध्यान देते थे। और इनके जो हाउस थे, शहर में एक और चीज जो आती है वो है हाउस। घर जो हुआ करते थे, मैक्सिमम जो घर थे वो ब्रिक से बनाए जाते थे, ईंटों से बनाए जाते थे। और ये ईंटें पकी हुई ईंटें होती थी, कच्ची ईंटें नहीं। कच्ची ईंटों का मतलब जब ईंटों को पकाया नहीं जाए, थोड़ी सी रेड सी होती है, तो पकी हुई ईंट होती है, उसका ये लोग यूज करते थे। इसका मतलब इनको ये सारी नॉलेज थी कैसे ब्रिक बनेगी, साथ में ब्रिक को एक दूसरे पे पेस्ट करना, ये भी बहुत बड़ी बात थी। और हम लोग देखते हैं कि इनके यहाँ घर ज्यादातर है पक्की ईंटों से बनाए जाते थे, लेकिन एक जगह ऐसी भी थी जहां पर ये लोग कच्ची ईंटों से मकान बनाते थे, जैसे कालीबंगा। कालीबंगा जो राजस्थान में दिखता है, वहां पे थोड़ा कच्ची ईंटों से बहुत सारे घर हमें दिखाई देते हैं। लेकिन ये लोग घर बनाने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट थे, इसके लिए भी हमें ज्योमेट्री चाहिए, मैथ चाहिए, कैसे भाई किस जगह पे बाथरूम बनेगी, किस जगह पे कितनी फ्लोर बनेगी, घर का आकार कैसा होना चाहिए, किस एंगल का होना चाहिए, और साथ में उसको स्क्वायर की फॉर्म देने के लिए भी बहुत सारी नॉलेज चाहिए। तो इसका मतलब ये लोग इस मामले में भी काफी ज्यादा एक्सपर्ट थे। और ये लोग घर निर्माण में इस पे जोर नहीं देते थे कि भाई कैसा दिखेगा कैसा नहीं, बस यूज पर बल देते थे कि भाई उसका यूज कितना है। क्योंकि बिजनेसमैन आदमी कभी भी ये नहीं चाहेगा कि भाई वो ब्यूटीफुल दिखना जरूरी है, नहीं, वो बोलेगा अगर ये काम का है तो घर बनाओ, काम का नहीं है तो मत बनाओ। उसका सिंपल लॉजिक होता। तो ये लोग इस चीज पे ज्यादा ध्यान देते थे कि उसकी यूटिलिटी कितनी है। अगर यूटिलिटी कम है तो उस पर पैसा बर्बाद क्यों करना, अगर यूटिलिटी ज्यादा है तो पैसा बिल्कुल करना चाहिए। तो ये सारी चीजें ये लोग करते थे। लेकिन कुछ जगह ऐसा था जहां पर थोड़ा सा डिजाइनिंग विजाइनिंग होती थी, जैसे कालीबंगा में जो था, डिजाइनिंग विजाइनिंग पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाता था, घर को और सुंदर बनाने के लिए ब्यूटिफिकेशन किया जा सकता था। ये सारी चीजें ये लोग करते थे। और ये लोग ब्रिक को एक दूसरे से लिंक करने के लिए, जोड़ने के लिए लाइम, जो एक चूना होता है, उसका उपयोग करते थे। लाइम को थोड़ा सा गीला किया, जैसे अभी हम लोग टाइल लगाने के लिए लाइम का यूज करते हैं, ऐसे ही लोग अपनी ईंटों को जोड़ने के लिए एक तरीके से यूज किया करते थे। तो उसी से ये लोग एक तरीके से ज्वाइन करते थे कि भाई कैसे एक तरीके से सारी चीजें हो जाए। साथ में कुछ घरों के आसपास हमें पॉन्ड्स भी दिखाई देते हैं, कुएं भी दिखाई देते हैं, छोटे छोटे कुएं ये लोग खोल रखे थे, वेल जो थे वो भी इनके पास थे, जिससे कि घर की जरूरतें या आसपास की जरूरतें इनकी पूरी करी जा सकते हैं। और धोलावीरा जो गुजरात में हम लोगों ने देखा था, धोलावीरा काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी लेके हुआ था। एक और इनकी शहर की एक बात, धोलावीरा में जिसे अभी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में नोटिफाई कर दिया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब है कि अब वो वर्ल्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए धोलावीरा जो प्लेस है, जो इंडिया के गुजरात में पड़ता है, इस एरिया में धीरे धीरे टूरिज्म प्रमोट होगा। और इंडिया बहुत दिन से कोशिश कर रहा था कि भाई हमारे देश में भी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है उनको कुछ स्टेटस मिले। तो ये पहली इंडियन साइट है जिसको स्टेटस मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। तो इसलिए धोलावीरा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो धोलावीरा में ये लोग वाटर को कंजर्व करने के लिए बहुत सारा सिस्टम बताए। वाटर हार्वेस्टिंग करते थे लोग कि कैसे वाटर को बचाया जाए जिससे हम एग्रीकल्चर को डेवलप कर सकें। इससे पता चलता है कि ये लोग साइंटिफिकली काफी ज्यादा नॉलेज वाले लोग थे, इनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस थी। कैसे हम लोगों को वाटर को कंजर्व करना है, रिसाइकिल करना है, ये सारी चीजों के लिए धोलावीरा काफी ज्यादा फेमस था। एंड में हमें इनके जो शहर हैं वो आज के जो हमारे शहर हैं उनको कुछ सीखने के लिए देते हैं कि कैसे आप लोग सबकी वाटर की जरूरत को पूरा कर सकते हो, और साथ में कैसे आप लोग जो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है टाइम टू टाइम उसके बावजूद भी आप लोग पॉल्यूशन इंक्रीज नहीं होने देते। साथ में कैसे वहां पे अर्बन जो फ्लड आती है, अचानक जो फ्लड आती है अर्बन लोग देशों में, जो हमारे शहरों में, उस फ्लड को कैसे हम लोग काउंटर कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि ड्रेनेज सिस्टम ऐसा हो जैसा इंडस वैली सिविलाइजेशन में था। तो ये सब इनके शहर की कुछ खास बातें थी। पहला हमने देखा कि भाई इनके शहर दो पार्ट्स में बटे थे, एक वेस्टर्न वाला पार्ट, दूसरा ईस्टर्न वाला पार्ट। इससे पता चलता है शहर में इनइक्वालिटी तो थी। दूसरा हमने देखा कि इनका जो मेन रोड था उसकी तरफ कभी घर नहीं खुलते थे, कच्ची सड़क की तरफ घर खुलते थे। तीसरा हमने देखा ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें वाटर पहुंचाना और साथ में सीवेज को बाहर निकालना, ये सारी चीजें, और इस मामले में धोलावीरा काफी ज्यादा आगे था। फिर हमने देखा कैसे ये लोग घर बनाते थे, ब्रिक से इनका घर बनाता था, और ब्रिक को जोड़ने के लिए क्या करते थे, लाइम का यूज करते थे, चूने का यूज करते थे। कालीबंगा एक एक्सेप्शन है जहां पर कच्ची ईंटों से मकान बने हैं। हाउस बनाने का मेन पर्पस, उसकी यूटिलिटी कैसी है, क्या उसको हमें जरूरत है या नहीं, इस बेस पे लोग घर बनाते थे। तो ये सारी चीजें इनकी सिस्टम में थी जो शहर से रिलेटेड। तो इनकी सिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में और मेंस में दोनों में एक तरीके से पूछे जा सकते हैं। अगला जो हमारा पार्ट आता है, इनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। तो दो तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम हो सकता है, या तो डिसेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज मतलब डिवीजन ऑफ पावर, या फिर सेंट्रलाइज। तो इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम हमें दिखता है वो थोड़ा सा सेंट्रलाइज है। तो पॉलिटिकल सिस्टम सेंट्रलाइज है। अब हमें कैसे पता चला कि भाई सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज है, ये सारी चीजें पता चलती है। देखो कोई स्क्रिप्ट हम पढ़ नहीं पाए इनकी, दूसरा कोई इंडस वैली सिविलाइजेशन का पर्सन कोई बचा नहीं जो हमें बता पाए कि भाई हम लोग ऐसे करते थे। तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे माइनिंग करके इनकी जो साइट है उनकी देखते हैं, और उन साइट में बहुत सारे एविडेंस हमको मिले हैं, कहीं से कुछ मिला, कहीं से कुछ मिला, कहीं से वेट मेजरमेंट का यूनिट मिला, कहीं से इनका जो सील एक तरीके से यूज करते थे आइडेंटिटी के लिए वो हमें मिला, उसी से हम पता करते हैं। देखिए सेंट्रलाइज पता करना कैसे पता चलता है, अगर किसी भी सोसाइटी में हर जगह हमें एक सा सिस्टम दिखाई दे रहा है, मान लीजिए उनके मेजरमेंट के जो यूनिट है वो मेजरमेंट की यूनिट हर जगह एक सी है, जैसे मान लेते हैं कि किलोग्राम है, और हमें हर जगह केजी वाले जो वेट वाले जो मेजरमेंट की यूनिट है वो दिखाई देती। इसका मतलब ये लोग किसी एक पॉलिटिकल पावर से कंट्रोल हुआ करते थे, और वो पॉलिटिकल पावर बताती थी कि कैसे आप लोगों को एक तरीके से चीजों को करना है। साथ में इनकी जो स्क्रिप्ट है जिसे हम पढ़ नहीं पाए, वो भी इनकी सबकी एक जगह, सब एक जगह एक सी है, अलग अलग नहीं है, क्योंकि अलग अलग रूलर अगर रूल करते तो उनकी स्क्रिप्ट अलग अलग होती, उनकी लैंग्वेज अलग अलग होती। और ये भी शो करता है कि कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल पावर या एक सेंट्रलाइज पावर इन लोगों को कंट्रोल करती थी। क्योंकि हमें हर जगह धोलावीरा देखो, मोहनजोदारो देखो, हड़प्पा देखो, सब जगह एक सी स्क्रिप्ट मिलती है। तो इससे भी पता चलता है कि ये लोग एक सेंट्रलाइज पावर से जुड़े हुए थे। और हमने देखा कि भाई इनके जो रूलर थे
वो कौन थे? ट्रेडर। तो रूलर भी इनके यहाँ ट्रेडर थे, तो हर शहर डेवलप था इस ट्रेडर की वजह से। तो इससे भी पता चलता है कि इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो सेंट्रलाइज था। तो इसलिए कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो सेंट्रलाइज सिस्टम था जहां पर एक अथॉरिटी कंट्रोल करती थी। ये हमें कैसे पता चला? मेजरमेंट यूनिट के थ्रू, साथ में एक ही सबकी स्क्रिप्ट होने की वजह से, और साथ में एक ही रूलिंग क्लास ट्रेडर जो सब जगह एक तरीके से रूल कर रही थी। और ये सब जगह हमें एक तरीके से कॉमन मिला है, और कॉमन मिलने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये सेंट्रलाइज सिस्टम है। अगर अनकॉमन मिलता, मतलब इधर केजी का यूज हो रहा है, दूसरी तरफ मान लेते लीटर का यूज होता, तो इससे भी पता चलता है कि भाई इनकी मेजरमेंट का यूनिट डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पर डिसेंट्रलाइज पावर होगी, ना कि सेंट्रलाइज पावर होगी। तो पॉलिटिकल सिस्टम में यही पूछा जाता है कि भाई सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज। अगला इनका आता है इकोनॉमिक। इकोनॉमी के मामले में क्या क्या चीजें ये लोग करते हैं? देखो, किसी भी सोसाइटी को, इकोनॉमी को जानने के लिए 3-4 पैरामीटर हो सकते हैं कि भाई किसी भी उसका इकोनॉमी कैसा है। सबसे पहली बात एग्रीकल्चर, जो फूड के लिए जरूरी है। तो इनका एग्रीकल्चर कैसा डेवलप था? एग्रीकल्चर जैसा डेवलप होगा उस बेस पे हम जान सकते हैं कि भाई ये लोग क्या करते थे, कैसे करते थे। एग्रीकल्चर में 2-3 चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। पहला, इरिगेशन कैसे करते थे, कैसे अपने फार्मलैंड तक वाटर को लेके जाते थे। उसके लिए टेक्नोलॉजी भी चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी एडवांस है तो मतलब अच्छा डेवलप था, और फूड अगर अच्छा है तो इनकी इकोनॉमी अच्छी होगी। साथ में क्रॉप, किस किस क्रॉप को ये जानते थे, क्या ये राइस खाते थे, नहीं खाते थे, वीट इन्हें पता था या नहीं पता था, बार्ले का ये यूज करते थे या नहीं करते थे, ये सारी चीज। दूसरा जो सिस्टम है एनिमल फार्मिंग, क्या ये लोग एनिमल फार्मिंग करते थे या नहीं, या एनिमल फार्मिंग किस किस यूज में। देखो, एनिमल के कई यूज हो सकते हैं। एक तो आप फूड की तरह उसका जो मिल्क है उसका यूज कर सकते हो, साथ में उसका जो मीट है उसका भी यूज कर सकते हो। दूसरा, एज अ ट्रांसपोर्ट, एज अ ट्रांसपोर्ट भी यूज किया जा सकता है। आज भी हमें बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जो बैल का यूज करते हैं एज अ ट्रांसपोर्ट, या खेत की जुताई के लिए यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें एनिमल के यूज की होती है। ये एक दूसरा पैरामीटर होता है। तीसरा पैरामीटर, इनकी क्राफ्ट इंडस्ट्री कैसी थी, क्या इनके लोग स्किलफुल थे या नहीं, क्या ये एलिफेंट के टीथ पर कुछ चीजें बना पाते थे या नहीं। एलिफेंट का टीथ बहुत बड़ा होता है, उस एलिफेंट के टीथ से हमें बहुत सारी चीजें इनकी मिली है, कंगा बनाया जाता था उससे, उसका यूज ये लोग करते थे। तो इनका क्राफ्ट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसा था? क्यों? क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात क्यों हम क्यों करेंगे, क्योंकि ये लोग एक क्रॉप थी जिसका नाम था कॉटन, उससे ये लोग इंट्रोडक्शन इनका था। तो कॉटन अगर होगा तो इसका मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी जरूर होगी, उसका भी इन्होंने डेवलपमेंट हुआ। साथ में इनकी ब्रिक इंडस्ट्री, ईंटें जो बनाते थे, उससे भी पता चलता है कि भाई इनका क्राफ्ट कैसा था, कैसे घर बनते थे। और सबसे लास्ट में इनका ट्रेड, ट्रेड कैसे किया करते थे, किस किस से करते थे, वो सारी चीजें पता चलती हैं। साथ में ये इंपोर्ट ज्यादा करते थे या एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे, इससे भी पता चलता है। अगर कोई इकोनॉमी इंपोर्ट ज्यादा करती है और एक्सपोर्ट कम करती है, इसका मतलब वो इकोनॉमी इतनी अच्छी डेवलप नहीं थी। इसको बाहर से पैसा देना ज्यादा पड़ता है और लेना कम पड़ता है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बेस पे हम देख सकते हैं कि भाई ये लोग कैसे थे। साथ में ट्रेड में इनका ट्रांसपोर्ट का तरीका क्या था, और हमने देखा 2 ट्रांसपोर्ट एक लोग यूज करते थे। ट्रांसपोर्ट से भी बहुत सारी चीजें पता चलती है।
अगर अच्छे ट्रांसपोर्ट के सिस्टम है, इसका मतलब वो सोसाइटी काफी ज्यादा एडवांस थी। अभी हम ट्रांसपोर्ट के बेस पे बहुत सारी कंट्रियों को डिवाइड करते हैं कि भाई कौन सी कंट्री लीस्ट डेवलप कंट्री है, कौन सी कंट्री डेवलप कंट्री है, और कौन सी डेवलपिंग है। जैसे हम अफ्रीका में बोलते हैं कि भाई वहां पे एरोप्लेन बहुत कम चलता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां बहुत कम मिलेंगी, तो इसका मतलब वो थोड़ी सी लीस्ट डेवलप कंट्री है। इंडिया के बारे में बोला जाएगा, थोड़ा यहाँ पे मिक्स है, ना इतना ज्यादा अमीर है कि भाई यूएसए वालों की तरह बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूमे, न इतने कम अमीर है कि यहाँ पे एरोप्लेन ना आता है, लेकिन सब लोग उसमें नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं। तो ये सारी चीजें इनके ट्रेड में, साथ में इनके मेजरमेंट के तरीके, कैसे ये मेजरमेंट करते थे, ये भी इसमें ही आता है। मेजरमेंट की यूनिट क्या थी, और अगला एक्सचेंज कैसे करते थे, क्या इनके पास करेंसी थी या फिर ये लोग बार्टर सिस्टम का यूज करते थे। तो एक्सचेंज सिस्टम कैसा था, ये सारी चीजें इकोनॉमी। तो इन सारे पैरामीटर के बेस पे हम जानेंगे कि कैसी थी इनकी इकोनॉमी। सबसे पहली बात आती है एग्रीकल्चर। देखो हमने देखा कि भाई शहर का डेवलपमेंट ही तब होता है जब एग्रीकल्चर डेवलप होता है। तो इसका मतलब इनका अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुई और जिसमें बहुत सारे शहर डेवलप हुए, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है एग्रीकल्चर का डेवलप होना। आज के टाइम भी अगर हम लोग पढ़ पा रहे हैं या मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारे पास फूड अवेलेबल है, और कोई ना कोई फार्मर हम सबके लिए फूड उगा रहा है। अगर अभी वो फूड सरप्लस ना हो तो हम सबको भी खेती करनी पड़ेगी, किसी और के लिए नहीं तो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए तो खेती करनी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर फूड ही नहीं होगा तो हम लोग दूसरी एक्टिविटी के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो सबसे पहला इकोनॉमी में जो मेन पिलर होता है वो होता है एग्रीकल्चर। किसी सोसाइटी का एग्रीकल्चर कितना एडवांस है, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कितना हुआ है, इसी पे आप डिसाइड कर सकते हो कि वो सोसाइटी कितनी प्रोग्रेसिव थी। और अगर एग्रीकल्चर ही डेवलप नहीं हुआ है तो इसका मतलब वो सोसाइटी डेवलप नहीं होगी। वहां पे शहर ही नहीं डेवलप हो सकता, क्योंकि फूड के बिना शहर का सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। और इतना ज्यादा फूड अगर आप बाहर से मंगाओगे और कभी उस बाहर वाले ने मना कर दिया तो दिक्कत आपको हो जाएगी। तो सबसे पहली बात, इनकी जो एग्रीकल्चर थी काफी ज्यादा डेवलप थी, एडवांस एग्रीकल्चर थी। इंडस वैली के आसपास रहते थे, वहां से इनको वाटर मिलता था। धीरे 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 इंडस वैली के आसपास वाले जोन में इन लोगों ने छोटे छोटे चेक डैम बनाना स्टार्ट कर दिए, और इस चेक डैम से धीरे धीरे जहां फार्मलैंड था वहां थोड़ा सा रास्ता बना के इस पानी को पहुंचा दिया। तो इंडस के नदी के आसपास होने की वजह से इनके पास इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी थी, और ये लोग कुछ क्रॉप जानते थे। क्रॉप में वीट ये लोग उगाते थे, वीट इनका फूड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। साथ में ये लोग बार्ले, जिसे हम जौ के नाम से जानते हैं, वो भी ये लोग उगाते थे। और आप लोग देखेंगे अभी भी हमारे देश में जो हमारे कल्चर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जब आप शादी में देखेंगे तब वहां पे जौ का आपको यूज दिखेगा। अभी हम लोग जौ नहीं खाते, बहुत कम खाते हैं। पहले जो हमारे एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, वो काफी ज्यादा जौ का यूज करते थे। और इंडिया में जौ को ही एक तरीके से फूड का पार्ट माना जाता है। वीट हमारे देश में बाद में आया, पहले हम सब लोग जौ का यूज करते थे अपने खाने के लिए। इसलिए आप देखेंगे शादी में जब दूल्हे के ऊपर ऊपर बरसात की जाती है, उसकी सिस्टर डालते हैं तो उसमें जौ इंक्लूड होता है। साथ में अगर आप हवन करेंगे तो उसमें भी जौ इंक्लूड होता है। तो जौ एक इंपॉर्टेंट क्रॉप थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही इंडियन कल्चर में हमें दिखाई देती है, और अभी भी हमारे देश में इसका यूज किया जाता है। साथ में ये लोग कॉटन, जो कपड़ा बनाने के लिए यूज किया जाता था, साथ में इनके पास मस्टर्ड, सरसों,
उसका भी ये लोग यूज करते थे। तो इन क्रॉप के बारे में जानते थे। इनके यहाँ राइस की क्रॉप का हमें एविडेंस नहीं मिलता। देखिए कैसे पता चलेगा कि इनके यहाँ राइस होता था या नहीं होता था। हम लोग क्या करते हैं, जो इनके बर्तन होते हैं वहां से कार्बन डेटिंग के थ्रू ये एविडेंस निकालते थे कि इन्होंने कौन सा फूड खाया था। ये मिट्टी के बर्तन यूज करते थे, कई बार उसमें कुछ चीजें फंस सकती हैं, तो उसका साइंटिफिक तरीके से यूज करके हम लोग देख लेते हैं। इनके यहाँ राइस के एविडेंस तो मिले हैं कुछ जगह, लेकिन कहीं भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है कि बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होता हो। मोहनजोदारो और हड़प्पा में कुछ वेयर हाउस थे जहां पर फूड को स्टोर किया जाता था। उस फूड स्टोर वेयर हाउस में हमें व्हीट तो मिला लेकिन राइस नहीं मिला। और इनके पास हो सकता है कि राइस जो आता हो वो इंपोर्ट करके आता हो। कुछ अमीर लोग होंगे जो इनके यहाँ राइस को मंगा लेते होंगे। जैसे अभी हमारे देश में बहुत सारी चीजें नहीं उगती, यूएसए में उगती हैं या अदर कंट्री में उगती है, और हमारे बहुत सारे लोग जिनके पास पैसा है वो इस चीज को इंडिया में ला सकते हैं। ऐसे ही हो सकता है कि इनके राजा या किंग जो रूलर थे वो अपने लिए राइस मंगवाते हो, खाते हो। तो ऐसे एविडेंस मिलते हैं, लेकिन इनके यहाँ राइस की क्रॉप के एविडेंस हमें नहीं मिलते। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये लोग राइस से फैमिलियर नहीं थे, उसकी क्रॉप नहीं उगा पाते थे। तो ये सारी चीजें इनके नहीं, लेकिन हमें थोड़े बहुत एविडेंस जो मिलते हैं वो मिलते हैं लोथल, जो इनका कोर्ट था वहां पे हमें राइस के एविडेंस मिलते हैं, और दूसरा रंगपुर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या ये राइस की क्रॉप करते थे तो बिल्कुल नहीं करते। बस ये लोग इंपोर्ट करके थोड़ा बहुत राइस खा जरूर लेते थे, लेकिन इनके यहाँ हमें क्रॉप के डेवलपमेंट के कोई एविडेंस नहीं मिलते। और दूसरी बात, इनके पास एग्रीकल्चर या फूड जो था वो सरप्लस में था। तो ये हमें कैसे पता चला कि भाई फूड सरप्लस में था या नहीं? तो सरप्लस में पता करने का सबसे अच्छा तरीका है वेयर हाउस। अगर किसी सोसाइटी में वेयर हाउस है, या आपकी फैमिली में भी अगर पता करना है कि आपके पास फूड सरप्लस है या नहीं, तो अगर आपके घर में वीट या आटा एडवांस में रखा रहता है तो इसका मतलब आपके घर में फूड सरप्लस है, और अगर एडवांस में नहीं रखा है तो इसका मतलब फूड की शॉर्टेज है। ऐसे ही हमें यहाँ पर दो वेयर हाउस मिलते हैं। तो वेयर हाउस में, वेयर हाउस किस लिए ये लोग बनाते थे? आज की गवर्नमेंट भी हमारी वेयर हाउस बनाती है। तो कई बार इमरजेंसी आ जाती है, जैसे कोरोना की इमरजेंसी आई, और हो सकता है उस टाइम हमारी क्रॉप फेलियर हो जाए, और अगर उस टाइम लोगों को फूड नहीं होगा तो डिजास्टर हो जाएगा ना, फैमाइन आ जाएगा। यही सारी प्रॉब्लम इनके साथ भी थी, और ये इस चीज को जानते थे कि कभी ऐसा हो सकता है कि हमारी क्रॉप फेलियर हो जाए, तो इसके लिए जरूरी है कुछ फूड को स्टोरेज करके रख लिया जाए। ऐसे हर फैमिली भी करती है, कुछ फूड को स्टोरेज करके रखती है, क्योंकि 100 साल में, 150 साल में, या हो सकता है 30-20 साल में ही कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए जब हमारा फूड ही ना होगे, रिवर ने अपना पाथ चेंज कर दिया, तब क्या होगा? तो इसलिए ये लोग भी, जैसे अभी हम लोग रखते हैं वेयर हाउस रखते थे, जिन्हें उस टाइम बोला जाता था अन्नागार। अन्नागार, अन्नागार मतलब अन्न से, फूड से रिलेटेड चीजें इसमें स्टोर की जाती थी। और ये वेयर हाउस हमें कहाँ देखते हैं? दो इनके फेमस है, एक हड़प्पा, जिसके बेस पे इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाता है, दूसरा मोहनजोदारो। इन दोनों बड़े बड़े शहर में हमें वेयर हाउस बने हुए दिखाई दी, और इन वेयर हाउस में ये लोग फूड को स्टोर करते थे। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि इनकी एग्रीकल्चर काफी ज्यादा डेवलप थी, और ये लोग सेल्फ सफिशिएंट थे, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं थे अपने फूड के लिए। तभी इनके पास वेयर हाउस होगा। जिसके पास सेल्फ सफिशिएंसी होती है उसी के पास वेयर हाउस मिलेंगे, क्योंकि उनके पास ज्यादा फूड अवेलेबल। साथ में दूसरी जो बात
जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई बात हो सकती है कि भाई ये लोग एनिमल, किस किस एनिमल को पालते थे, या एनिमल फार्मिंग में इनके कौन कौन से एनिमल इन्वॉल्व थे। तो हमें कुछ एनिमल के फॉसिल फ्यूल मिले हैं। पहला पता चला है कि ये लोग एलिफेंट्स को जानते थे, एलिफेंट को यूज करते होंगे ये लोग। हो सकता है कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हों एलिफेंट के थ्रू, जो किंग है वो एलिफेंट पे बैठ के आता हो। साथ में ये लोग कैमल को जानते थे, क्योंकि आप लोग देखेंगे जो इंडस वैली वाला साइड है, सिंध वाला प्रोविंस, वो कहीं ना कहीं लिंक करता है थार डेजर्ट से। तो थार डेजर्ट में कैमल तो मिलते ही हैं, तो थार डेजर्ट का एक पार्ट उस पार्ट में भी पड़ता है और राजस्थान वाले पार्ट में भी इसका डेवलपमेंट है। तो इसलिए ये लोग कैमल को जानते थे। तो रेगिस्तान वाले डेजर्ट वाले एरिया में ये लोग कैमल का यूज करते होंगे। साथ में ये लोग राइनो को जानते थे। ये हमें कैसे पता चला ये लोग राइनो को जानते थे? क्योंकि राइनो या तो यूपी के आसपास मिलता है या फिर आपको असम के आसपास मिलता है। हमें इनके यहाँ कुछ सील मिली है, और ये सील क्या हुआ करती थी, एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन हुआ करता था। जैसे अभी हमारे पास आधार कार्ड है एज अ आइडेंटिफिकेशन, ऐसे इनके पास एक सील हुआ करता था, और ये सील एज अ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स की तरह काम करता था। और अगर आपके पास ये सील है तो आप मार्केट में जा सकते हो, और अगर आपके पास सील नहीं है तो आपको मार्केट में जाना अलाउड नहीं। एज अ ट्रेडर आपके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए कि आप लोग इसके लिए एक वैलिड प्रूफ लिए हो कि भैया मैं भी यहाँ पर ट्रेड करने के लिए एलिजिबल। तो इसके लिए इन्होंने सील सिस्टम डेवलप कर रखा था, और इस सील सिस्टम में ही हमें राइनो की फोटो दिखती है, वन हॉर्न राइनो। तो इससे पता चलता है कि ये लोग वन हॉर्न राइनो को जानते थे। तो वन हॉर्न राइनो कभी इनके लोगों ने देखा होगा, और उस चीज का ये लोग यूज करते थे अपनी सील में, और उससे पता चला कि भाई ये लोग कहीं ना कहीं उस चीज को यूज करते थे। साथ में इनके यहाँ बुल भी हुआ करते थे, बैल, जिसको ये लोग एग्रीकल्चर के लिए यूज करते थे, साथ में ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते थे। तो ये सारी चीजें। और एक चीज जिसको ये नहीं जानते थे वो थे हॉर्स। हॉर्स को ये लोग नहीं जानते। देखो इंडिया में हॉर्स मिलते ही नहीं, घोड़े आपने कहीं नहीं देखे होंगे इंडिया के फॉरेस्ट में, क्योंकि हमारे यहाँ घोड़े मिलते ही नहीं। तो हॉर्स इंडिया में होते नहीं, तो इनके इसलिए इनके पास भी नहीं है। लेकिन हमें लोथल के आसपास और सूरत गौड़ा एक प्लेस है, सूरत गौड़ा, इसके पास आसपास वाले एरिया में कुछ घोड़े की हड्डियां जरूर मिली। इससे पता चलता है हो सकता है किसी ने इंपोर्ट कराया हो घोड़ा, और इसकी वजह से उसकी हड्डियां हमें दिखती हैं। तो इसके एविडेंस मिलते हैं कि हाँ भाई इन लोगों ने देखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी सोसाइटी उसको यूज करती थी। पूरी सोसाइटी यूज नहीं करती थी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये लोग हॉर्स से इंट्रोड्यूस नहीं थे। तो आपसे जब भी पूछा जाए भाई किस किस एनिमल को ये लोग जानते थे, तो एलिफेंट को जानते थे, कैमल को जानते थे, राइनो को जानते थे, बुल को जानते थे। हॉर्स से इनका ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं था। वैसे एक एविडेंस मिला है कि हाँ भाई ये लोगों के पास किसी ने तो कहीं ना कहीं देखा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरी सोसाइटी ने देखा होगा। बहुत सारे ऐसे, जैसे जिराफ इंडिया में नहीं मिलता अभी, हमारे यहाँ जिराफ नहीं मिलेगा, सारे जिराफ अफ्रीका वाली साइड है, इंडियन फॉरेस्ट में है ही नहीं। तो हम लोगों ने जिराफ का बस फोटो देखा है, कभी जिराफ को रियल में बहुत कम इंडियन लोगों ने देखा है। तो इसलिए बोला जाएगा कि भाई इंडियन लोग जिराफ से काफी कम इंट्रोड्यूस है। वैसे फोटो हम लोगों ने देखा है। तो ऐसा ही इनके साथ था। तो ये इनके एग्रीकल्चर और एनिमल से जुड़ी हुई जो चीजें थी वो हमें दिखाई देती हैं। और इनसे कई बार क्वेश्चन बनता है कि भाई किस किस एनिमल को ये लोग जानते थे, किस किस चीज में ये लोग यूज करते थे, ट्रांसपोर्ट में या अदर चीज में, उसका रीजन क्या था। अगली जो बात एग्रीकल्चर से जुड़ी बात आती है वो आती क्राफ्ट। इनकी क्राफ्ट इंडस्ट्री कैसी थी? तो एग्रीकल्चर अच्छा तो रॉ मटेरियल मिलेगा, और रॉ मटेरियल मिलेगा तो कहीं ना कहीं क्राफ्ट इंडस्ट्री का डेवलपमेंट।
अभी भी इंडिया में बहुत सारी क्राफ्ट वाली चीजें आपको दिखती हैं, जहां पे कुछ लोग मटका जो होता है उसके ऊपर डिजाइनिंग करते हैं, कुछ लोग ज्वेलरी के ऊपर डिजाइनिंग करते हैं। तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे भी दिखती है। यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी चीज कॉमन थी, वुड का काफी ज्यादा यूज किया जाता था गुड्स बनाने के लिए। वुड के जो गुड्स हैं वो यहाँ पे काफी ज्यादा दिखते हैं हमें। तो इसका मतलब ये लोग वुड का यूज अलग अलग चीज, जैसे गेट बना दिया, खिड़की बना दी, आज भी हम लोग यूज कर सकते हैं, अपना टेम्पल बना दिया। तो ये सारी चीज ये लोग वुड का यूज करके करते थे। साथ में ये लोग एलिफेंट के जो टीथ थे, एलिफेंट के जो टीथ थे, एलिफेंट इनके यहाँ मिलते थे, तो एलिफेंट के टीथ का यूज करके बहुत सारे सामान बनाते थे। जैसे उससे कंघा बना लिया बाल झाड़ने के लिए कि बाल अच्छे बनेंगे, ये सारी चीजें ये लोग करते थे। साथ में इनका कॉटन इंडस्ट्री, उससे बने हुए जो क्लॉथ थे, जिसे हम कह सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो भी काफी ज्यादा डेवलप थी। और इनका एक कपड़ा हुआ करता था मलमल वाला, मलमल वाला कपड़ा जो काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है, शायद आप लोगों ने भी कभी ना कभी देखा होगा, पर नहीं तो भोजपुरी इंडस्ट्री वाले बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने सॉन्ग में उस कपड़े का, जिसमें थोड़ी शाइनिंग होती। वो कपड़ा इनका काफी ज्यादा फेमस था और काफी ज्यादा एक्सपोर्ट होता था। तो सिल्की वाला जो कपड़ा था, जिसे हम मलमल का कपड़ा कहते हैं, जिसमें शाइनिंग होती है और साथ में बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, वो कपड़ा ये लोग यूज करते थे। साथ में ये लोग कॉपर, कॉपर के बारे में इन्हें पता था, तो कॉपर से कुछ प्रोडक्ट बनाते थे। कॉपर की मूर्तियां हमने देखी हैं। डांसिंग गर्ल आपने सुना होगा या कभी देखा होगा। डांसिंग गर्ल जो एक लॉस्ट वैक्स टेक्निक के द्वारा बनाई गई है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। इसमें क्या होता है, तो पहले क्या करते हैं ये लोग, एक मिट्टी से एक मूर्ति बनाते हैं और उस मिट्टी में होल रखते हैं और उसमें मोम पिघला के डालते हैं और फिर बाद में उसको क्या करते हैं, गरम करते हैं। गरम करने के बाद जो मोम है वो निकल जाएगा, लेकिन बीच में गैप बन जाएगा, और जो बीच में गैप बना, उस गैप में ये लोग क्या करेंगे, कॉपर को पिघला के डाल देंगे। कॉपर जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद जो बाहर वाली मिट्टी है उसको हटा देंगे, तो उससे डांसिंग गर्ल वाली जो पेंटिंग है या क्राफ्टिंग है वो इनकी बन जाएगी। तो ऐसे ये लोग अपने यहाँ लॉस्ट वैक्स टेक्निक के थ्रू बहुत सारी यूज करते हैं। अभी भी हमारे देश के साउथ इंडिया में इस टेक्निक का यूज किया जाता है, बहुत सारी मूर्तियां बनाई जाती हैं। लॉर्ड शिवा की बहुत सारी मूर्तियां जो डांसिंग वाली होती हैं, वो सारी चीजें जो भरतनाट्यम में यूज होती हैं, वो भी इसी टेक्निक के थ्रू बनाई जाती है। तो ये लोग लॉस्ट वैक्स टेक्निक के थ्रू बहुत सारी पेंटिंग, ये सारी चीजें यूज करते थे। और ये लोग अभी सिर्फ एक ही मिनरल्स को जानते हैं जिसका नाम है कॉपर, और आयरन के बारे में इन्हें कुछ नहीं पता। आयरन अभी हमारे देश में आया नहीं, इंट्रोडक्शन नहीं हुआ इनका आयरन से। आयरन से इंट्रोडक्शन होता तो ये काफी ज्यादा एडवांस और ज्यादा होते। तो ये सारी इनकी क्राफ्ट से जुड़ी हुई चीजें थी। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है ट्रेड। ट्रेड में ये लोग क्या क्या चीजें करते थे, तो इनका ट्रेड कैसे डेवलप था, क्या क्या ट्रेड के लिए इनके पास ट्रांसपोर्ट के तरीके थे, वो सारी चीजें हमारी उससे जुड़ी हुई। तो ट्रेड में कुछ इंपोर्टेंट मेजरमेंट जो हम देख रहे थे कि भाई ये लोग इंपोर्ट क्या करते थे, एक्सपोर्ट क्या करते थे, वही सारी चीजें आएंगी। तो ट्रेड में सबसे पहली बात कि ये लोग एक्सपोर्ट क्या करते थे, जो चीज इनके पास सरप्लस होगी वो चीज एक्सपोर्ट करेंगे, जो चीज इनके पास कम होगी, शॉर्टेज होगी, उसको इंपोर्ट करेंगे।
एक्सपोर्ट का मतलब होता है दूसरी कंट्री में अपने सामान को भेजना। जैसे हम मेड इन इंडिया बनाना चाहते हैं, किस लिए? कि इंडिया में प्रोडक्ट बने और दूसरी कंट्री में या अपनी डोमेस्टिक मार्केट में उसे हम सेल करें। और वही हम ऑयल क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास शॉर्टेज है। तो इनके एक्सपोर्ट के सामान में जो ये सामान बनाएंगे, जो हमने देखा वुड के सामान बने, तो इनके एक्सपोर्ट के सामान में वुड गुड्स, लकड़ी की बनी हुई जो गुड्स हैं उनको ये लोग सेल करेंगे। साथ में एलिफेंट टीथ, एलिफेंट टीथ से बहुत सारी ज्वेलरी भी ये लोग बनाते थे। टीथ का यूज किया, और एलिफेंट का टीथ काफी ज्यादा बड़ा होता है, उससे कई बार हमने देखा कंगन भी इन लोगों ने बनाए, उस चीज को थोड़ा सा मोल्ड करके। साथ में इधर गले का हार भी बनाया। ये सारी चीजें ये लोग एलिफेंट टीथ से जो बने हुए जो गुड थे उसको एक्सपोर्ट करते थे। इसका काफी ज्यादा ये लोग यूज करते थे। साथ में ये लोग क्लॉथ के मामले में अच्छे थे, तो इनका क्लॉथ भी काफी ज्यादा, जैसे मैंने बताया मलमल का जो कपड़ा था जो सिल्की होता है, तो क्लॉथ भी इनका काफी ज्यादा एक्सपोर्ट होता था। साथ में वीट, क्योंकि इनके पास वीट काफी ज्यादा है, तो फूड को भी ये लोग एक्सपोर्ट किया करते थे। तो ये कॉमन गुड्स थी जिनको ये लोग एक्सपोर्ट किया करते थे। इंपोर्ट क्या करते थे? जो इंडिया में शॉर्टेज है, आप लोग आज के टाइम के हिसाब से भी समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या शॉर्टेज। जैसे इंडियन लोग ज्वेलरी पहनते हैं, लेकिन हमारे पास ना गोल्ड है ना सिल्वर है, तो गोल्ड इंपोर्ट करेंगे, साथ में सिल्वर भी इंपोर्ट करेंगे। तो गोल्ड और सिल्वर ये लोग इंपोर्ट करते थे, ये सामान बेचते थे, इसके बदले में गोल्ड सिल्वर लेते थे। साथ में ये कुछ प्रीसियस स्टोन, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्टोन होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग जाते हैं जब किसी रिलीजियस प्लेस पे, तो वहां पे कुछ छोटे छोटे स्टोन दिखाए जाते हैं। उत्तराखंड साइड आप जाएंगे या हिमाचल प्रदेश में जाएंगे, जिसमें आपको कोई बताएगा कि अगर ये वाला पत्थर का आप लोगों ने नग बना लिया, मतलब अंगूठी बना ली, तो आप लोगों को ये रेड अलर्ट जारी कर देगा, लाल हो जाएगा जब आप लोगों पर दिक्कत आएगी। अब होता ही नहीं है, तो आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा। तो ऐसे ही ये लोग भी प्रीसियस स्टोन को मंगाते थे। ब्लू स्टोन हो गया, रेड स्टोन हो गया, व्हाइट स्टोन हो गया, उसके ताबीज बनाए या और भी चीजें बनाई, उसका यूज करते थे अपनी लाइफ के लिए। तो ये सारी चीजें इनकी यूज करते थे। साथ में ये ब्रॉन्ज, ये भी एक तरीके से इंपोर्ट करते थे जब इन्हें लगता था कि हमें अभी इसकी जरूरत है। तो ये सारी चीजें इनकी इंपोर्ट के सामान थे। अगला इनका ट्रांसपोर्ट का सामान क्या था? कैसे ये एक जगह से दूसरी जगह, चाहे कोई चीज इंपोर्ट करनी हो या कोई चीज एक्सपोर्ट करनी हो, उसके लिए क्या चीजें यूज करते थे? तो उसके लिए जरूरी है ट्रांसपोर्ट कैसा था। तो ट्रांसपोर्ट में ये वाटर और साथ में लैंड, इन दो ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट अभी इनके पास नहीं है, कोई एरोप्लेन वगैरह भी नहीं बनाया। वाटर ट्रांसपोर्ट और लैंड ट्रांसपोर्ट ये लोग यूज करते थे। वाटर के लिए क्या होगा? इनके पास कोई नाव वगैरह होगा जिसका ये लोग यूज करते होंगे। छोटे मोटे शिप होंगे। लोथल में हमें पता चलता है कि वहां पर डॉकयार्ड था। डॉकयार्ड मतलब एक पोर्ट था जहां पर बहुत सारे शिप आते थे, बहुत सारे शिप जाते थे। तो इसका ये लोग कहीं ना कहीं यूज करते थे। साथ में लैंड में क्या करते थे? बैलगाड़ी बनाते थे, जिसमें बुल को यूज करते या ऑक्स को यूज करके लोग बैलगाड़ी बनाते थे, उस बैलगाड़ी को यूज करते थे। वो इनका लैंड ट्रांसपोर्ट का पार्ट था। तो ऐसे इनका ट्रांसपोर्ट होता था। और डॉकयार्ड हमें कहाँ मिलता है? लोथल में। ये चीज याद रखना, क्योंकि लोथल में अभी हम म्यूजियम भी बना रहे हैं, मैरीटाइम म्यूजियम, इंडिया की हेरिटेज जो मैरीटाइम से जुड़ी हुई है उसके लिए हम म्यूजियम बना रहे हैं लोथल। तो लोथल में हमारा पहला डॉकयार्ड, और ये वर्ल्ड का सबसे पहला डॉकयार्ड भी है। और अभी हम लोग धोलावीरा के बाद कोशिश कर रहे हैं कि लोथल को भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाए।
ये सारी चीजें भी हम लोग शामिल कर रहे हैं। अगली बात आती है, ये लोग एक दूसरे से ट्रेड करने के लिए एक्सचेंज सिस्टम क्या था। तो इनके यहाँ जो एक्सचेंज सिस्टम में हमें दिखता है बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज सिस्टम। इनके यहाँ करेंसी नहीं है, ये लोग बार्टर सिस्टम का यूज करते हैं। और बार्टर सिस्टम का मतलब गुड्स के बदले गुड्स। जैसे मैं भी आप लोगों को कहने लग जाऊं कि भैया मुझे पैसा नहीं चाहिए आप लोगों का, मैंने आप लोगों को 1 घंटे ज्ञान दिया, अब आप लोग मुझे 1 घंटे ज्ञान दो। मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाया, आप लोग मुझे साइंस पढ़ाओगे। तो ये एक तरीके से हमारा एक्सचेंज सिस्टम हो गया। ऐसे ही किसी और गुड्स में हो सकता है, मान लीजिए मेरे पास बकरी है, आप लोगों के पास वीट है, आप लोगों को बकरी चाहिए, मुझे वीट चाहिए, तो मैंने आप लोगों को बकरी दे दी, आप लोगों ने वीट दे दिया। तो ये एक्सचेंज जो होता है वही सिस्टम इनके यहाँ यूज होता था। और हमने देखा है ये लोग आइडेंटिटी के लिए, ट्रेड के लिए एक सील का यूज करते थे, और जिसमें हमने देखा कि 1 हॉर्न राइनो का शेप होता था, कई बार एक ऐसे यू टाइप का होता था। ऐसे ही लोग सील का यूज करते थे एज ए आइडेंटिफिकेशन मार्क। और वो एक तरीके से स्टाम्प की तरह भी काम करता था, जैसे अभी हमारा स्टाम्प लगवाना पड़ता है ना, मोहरे वगैरह लगवानी पड़ती है, तो उसकी तरह ये सील यूज किया करता था। तो ये इनका एक्सचेंज का तरीका था, कैसे भाई हम एक दूसरे को जान सकते हैं, कैसे एक दूसरे को पहचान सकते हैं, ये सारी चीजों का तरीका इनका यही हुआ करता था। अगला इनकी बात करें कि भाई मेजरमेंट का तरीका क्या था, तो मेजरमेंट में ये लोग स्क्वायर और फुट इन दोनों चीजों के बारे में जानते थे। कैसे स्क्वायर का यूज करना है, कैसे किसी चीज को, क्योंकि इनके घर जिस हिसाब से बने उससे हमें पता चलता है कि भाई ये लोग मेजरमेंट तो जानते थे। तो मेजरमेंट में ये लोग स्क्वायर एंड फुट का यूज करते थे। इन सब का ये लोग यूज करते हुए हमें दिखाई देते हैं। इनके पास स्केल भी मिले हैं। स्केल कैसे बनाते थे, एलिफेंट के टीथ से। तो इसका मतलब ये लोग सेंटीमीटर वाली जो यूनिट थी उसको भी जानते थे। कैसे इस चीज को हम लोग एक तरीके से यूज कर सकते हैं, तो एलिफेंट के बनाए हुए स्केल का ये लोग यूज करते थे। और एक और चीज हमने देखा भी कि मेजरमेंट में यूनिटी थी हर जगह, चाहे आप लोथल जाओ, धोलावीरा जाओ, मोहनजोदारो, हड़प्पा, सब जगह जाओ, एक ही मेजरमेंट का यूनिट, इसका मतलब सेंट्रलाइज पावर थी। तभी इनका मेजरमेंट का जो यूनिट है वो एक जैसा था। साथ में इनका सबूत क्या मिलता है कि भाई ये लोग ट्रेडर थे या नहीं थे, तो मेसोपोटामिया में उनके जो किंग थे उन्होंने एक पिलर लिखवाया था, उसमें कुछ देशों का नाम है, और वो बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ दिलमन, माकन, मेलुहा, वो लोग बोलते हैं दिलमन, माकन और मेलुहा के जो ट्रेडर हैं वो हमारे देश में आते हैं। और दिलमन की पहचान होती है बहरीन, एक कंट्री है वेस्टर्न एशिया में, बोलते हैं कि वो बहरीन से आते थे। माकन को बुलाया था मकरान कोस्ट, जो हमारे ईरान के आसपास आपको दिखेगा, वहां से लोग आते थे। और मेलुहा का मतलब था इंडस वैली वाले, इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो लोग आते थे वो इधर के थे। तो ऐसे इनके एविडेंस मिलते हैं कि हाँ भाई ये लोग एक तरीके से ट्रेड के मामले में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और इनके जो सेंटर थे वो 2-3 सेंटर थे, 2-3 शहर इनके सबसे ज्यादा फेमस थे जो ट्रेड के लिए थे। एक तो है हड़प्पा, जहां पर इनका सारा सेंटर रहता था। दूसरा मोहनजोदारो, तीसरा लोथल, जहां पर डॉकयार्ड था, एक पोर्ट था। ये इनके ट्रेड सेंटर हुआ करते थे, और यहीं से सारी चीजें ट्रेड की चला करती थी। तो ये आज की क्लास थी।
आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। और कल की क्लास में हम लोग करंट अफेयर जो हमारा चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे, और आप लोग धीरे धीरे करके